हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह के आज के हमारे टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ डाइपोल मोमेंट, गिव इट्स यूनिट, डिस्क्राइब वन मेथड फॉर इट्स एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन। और इसे नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे व्हाट इन्फॉर्मेशन डाइपोल मोमेंट गिव्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि डाइपोल मोमेंट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को समझने के लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। ये हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है असल में डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशन है। तो आज के लेक्चर की हद तक हम ये डिस्कस करेंगे डाइपोल मोमेंट क्या है, इसका यूनिट क्या है, और डाइपोल मोमेंट को मालूम करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंटल मेथड को भी डिस्कस करेंगे। तो डाइपोल मोमेंट को समझने से पहले हम डाइपोल को समझ लेते हैं, डाइपोल क्या होता है। ठीक है, हमारे पास चार्जेस का पेयर होता है। जैसा कि समझ लें आप, ये हमारे पास चार्जेस का पेयर है। इक्वल चार्जेस भी हो सकते हैं, ऑपोजिट चार्जेस भी हो सकते हैं, और यहाँ पर हमें ऑपोजिट चार्जेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, हमारे पास पेयर ऑफ चार्जेस होंगे, बेशक वो इक्वल हों या ऑपोजिट हों, और ये चार्जेस एक दूसरे से एक डिस्टेंस से सेपरेट हो रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये चार्जेस एक डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, जब पेयर ऑफ चार्जेस एक डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हों, उसे हम क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। पेयर ऑफ चार्जेस आइदर इक्वल और ऑपोजिट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। ठीक है, फिर हम आते हैं डाइपोल मोमेंट की तरफ। डाइपोल मोमेंट में वो कह रहा है कि डाइपोल में चार्जेस की मिकदार और इनका दरमियानी फासला, मतलब दो चीज़ें देखनी है आपने। चार्जेस की मिकदार देखनी है, जो कि क्या है, क्यू है, समझ लें। ठीक है, और इनका दरमियानी डिस्टेंस क्या है, आर है। इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास हासिल ज़रब होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो डाइपोल में जो चार्जेस की मिकदार है वो, और उनका दरमियानी फासला, इन दोनों के दरमियान जो हासिल ज़रब होता है, उसे हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू आर। क्यू क्या है, ये असल में जो है चार्जेस की मिकदार को ज़ाहिर कर रहा है, और आर क्या है, इन चार्ज के दरमियान फासले को ज़ाहिर कर रहा है। इन दोनों का जो हासिल ज़रब है वो क्या कहलाता है, वो हमारे पास कहलाता है डाइपोल मोमेंट, जिसको हम म्यू से ज़ाहिर करते हैं। फिर हम ये देखेंगे, हमने इसकी डेफिनेशन को समझ लिया कि ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, क्यू और आर का। ठीक है, फिर इसमें ये बात कर रहा है कि डाइपोल मूवमेंट जो है असल में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी ना से हमें मैग्नीट्यूड बताती है बल्कि डायरेक्शन भी बताती है। जैसा कि हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि चार्ज की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो इसमें अभी तक मैंने आपको दो चीज़ें बता दी। मैंने एक आपको डेफिनेशन बता दी डाइपोल मूवमेंट की। ठीक है, और डाइपोल मूवमेंट के साथ ही मैंने आपको डाइपोल की भी डेफिनेशन बताई है, और इसके अलावा मैंने आपको ये बता दिया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी हमें डायरेक्शन बताती है। फिर हम आते हैं कि किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, हमारे पास मॉलिक्यूल असल में दो किस्म के होते हैं, एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एक होता है पोलर मॉलिक्यूल। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो उनके दरमियान चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, वो ज़ीरो होता है। ठीक है, जब चार्जेस के दरमियान फासला ज़ीरो होगा, जब आर ज़ीरो हो गया, ठीक है, ज़ीरो जब क्यू से मल्टीप्लाई खाएगा तो क्या हो जाएगा, उस वैल्यू को भी ज़ीरो कर देगा। तब तो हमें यह पता लगा कि जब चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस ज़ीरो होगा तो डाइपोल मोमेंट भी ज़ीरो हो जाएगी। ये कौन सा केस है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल का केस है। तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में तो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस ज़ीरो होता है, और
इसकी डायपोल मोमेंट क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, कहता है कि जी जो बॉन्ड डायपोल मोमेंट होती है ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क पर। दो एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड बन रहा होता है, ठीक है, और इन दो मतलब हमारे पास दो, एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में दो एटम है, एटम के दरमियान एक बॉन्ड बन रहा होगा और इन दो एटम की कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फ़र्क है, ठीक है ना, ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल के लिए जो बॉन्ड डाइपोल मूवमेंट होती है वो किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क पर डिपेंड करती है। दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क पर डिपेंड करती है। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये किसी भी एटम की वो सलाहियत होती है जिसकी वजह से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कहता है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क होगा, डायपोल मोमेंट उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है, और जितनी ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगी उतनी ही ज़्यादा जो है उस बॉन्ड की क्या होगी, पोलैरिटी होगी, उसकी नेचर पोलर होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको दो केस डिस्कस किए। मैंने कहा एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस ज़ीरो होता है जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाती है। फिर मैंने आपको बताया हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। पोलर मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड डायपोल मोमेंट होती है वो असल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क को ज़ाहिर करती है, ठीक है ना। वो किस पर डिपेंड करती है, जो हमारे पास बॉन्ड डायपोल मोमेंट होती है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क पर, ठीक है। तो जैसे कि आप देख लें HCl है, HCl के बीच में एक बॉन्ड है, इस एटम की भी कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और इस एटम की भी कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फ़र्क है, ठीक है ना, वो हमें बताएगा डायपोल मोमेंट की मैग्नीट्यूड। डायपोल मोमेंट की मैग्नीट्यूड किसके लिए, पोलर मॉलिक्यूल के लिए। तो मैंने कहा पोलर मॉलिक्यूल के केस में जो बॉन्ड डायपोल मोमेंट होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क पर डिपेंड करती है, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क होगा उतनी ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगी, और जितनी ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगी उतना ही ज़्यादा वो मॉलिक्यूल पोलर होगा, ठीक है। फिर मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की, जो आगे करने लगा हूँ वो यह है कि डायपोल मोमेंट से हम दो किस्म की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल है कितना पोलर है, ठीक है, किस हद तक वो पोलर है और उसकी शक्ल कैसी है, उसकी बनावट कैसी है। बात समझ आई। तो हम इस चीज़ को भी जो है समझ सकते हैं कि डायपोल मोमेंट हमें दो चीज़ें बताती है। एक हमें बताती है कि हमारा मॉलिक्यूल किस हद तक पोलर है, और दूसरा हमें ये बताती है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है उसकी शक्ल, उसकी बनावट कैसी है, ठीक है। तो हमारे पास एक केस ऐसा भी आ सकता है कि हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, कहता है कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा बॉन्ड रखते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ वाटर दिखाया है। देखें वाटर के पास दो या दो से ज़्यादा बॉन्ड है। ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक बॉन्ड है और यहाँ पे एक बॉन्ड है। इसकी डायपोल मोमेंट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसकी डायपोल मोमेंट हम ऐसे निकालेंगे, कहता है कि जी हमने क्या काम करना है, इसका जो नेट डायपोल मोमेंट निकालनी है वो ऐसे निकालनी है कि पहले मैं इस बॉन्ड की डायपोल मोमेंट निकाल लूँगा, फिर मैं इस बॉन्ड की डायपोल मोमेंट निकाल लूँगा, ठीक है। जब मैं दो बॉन्ड की डायपोल मोमेंट निकाल लूँगा, ठीक है, पहले इस हिस्से की और फिर इस हिस्से की मैं डायपोल मोमेंट निकाल लूँगा। इसका जो सम होगा वो क्या कहलाएगा, वो असल में इस पूरे मॉलिक्यूल की नेट डायपोल मोमेंट कहलाएगी, ठीक है। तो पहले मैंने एक बॉन्ड की डायपोल मोमेंट निकाली, वो क्या थी μ1। फिर मैंने दूसरे बॉन्ड की मैंने डायपोल मोमेंट निकाली, वो क्या थी μ2, ठीक है। तो उसके बाद जब मैंने इन दोनों का सम ले लिया, मेरे पास क्या आ गई, नेट डायपोल मोमेंट आ गई,
ठीक है, जिसको मैंने क्या ज़ाया किया, म्यू से ज़ाया कर दिया। ठीक है, उसने आगे वो जाके कह रहा है कि लीनियर मॉलिक्यूल में लीनियर जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है उस केस में जो है हमारे पास इंडिविजुअल बॉन्ड की जो मूवमेंट होती हैं वो क्या कहती हैं, वो एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देती हैं आफ्टर वेक्टर एडिशन। तो डायपोल मूवमेंट क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है। जैसा कि आप ये केस देखें, ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर मॉलिक्यूल है। इसकी डायपोल मूवमेंट को जो क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, नेट डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। हो सकता है इसकी डायपोल मूवमेंट क्या हो, पॉजिटिव में हो, और इसकी डायपोल मूवमेंट क्या हो, नेगेटिव में हो। तो ये दूसरे के असर को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और नेट डायपोल मूवमेंट क्या आ जाएगी, ज़ीरो के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको दो चीज़ें बताने की कोशिश की है। एक तो मैंने ये बताने की कोशिश की कि डायपोल मूवमेंट से हम दो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। एक कि हमारा मॉलिक्यूल किस हद तक पोलर है। पोलर की निशानी ये होती है कि चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस होगा। ठीक है, दूसरा हम इसमें यह देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल की शक्ल कैसी है, बनावट कैसी है। फिर मैंने कहा कि हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा बॉन्ड होते हैं। पहले मैं एक बॉन्ड की डायपोल मूवमेंट निकाल लेता हूँ, फिर मैं दूसरे बॉन्ड की डायपोल मूवमेंट निकाल लेता हूँ, फिर दोनों का ले लेता हूँ सम। तो मेरे पास क्या आती है, नेट डायपोल मूवमेंट। ठीक है, तो नेट डायपोल मूवमेंट इस तरीके से निकलती है। फिर हम आते हैं, हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है लीनियर मॉलिक्यूल, जैसे जिसकी शक्ल मैंने आपको ऐसी दिखाई। ठीक है, उसमें क्या होता है, नेट डायपोल मूवमेंट ज़ीरो होती है। क्यों ज़ीरो होती है, एक साइड की डायपोल मूवमेंट पॉजिटिव, दूसरे साइड की जो है होती है हमारे पास डायपोल मूवमेंट नेगेटिव। बाय द हमारे पास मतलब वेक्टर एडिशन के फिनोमेना को यूज़ करते हुए क्या होगा, नेट डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल कर देगा। हमारे पास नेट डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो के बराबर आ जाएगी। फिर देखें, डायपोल मूवमेंट का यूनिट होता है डेबी, और डेबी की वैल्यू होती है 3.336 10⁻⁻30 mc मिली कूलम। और इसको हम ऐसे, इसकी 1 डेबी इसके बराबर भी होता है 10⁻18 ESU mc। इसमें ESU क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज है। ठीक है, हाँ, हमने इसका यूनिट भी डिस्कस कर लिया। अब हम तीसरे और आखिरी मेथड की तरफ आ रहे हैं कि हम डायपोल मूवमेंट मालूम किस तरह करते हैं। डायपोल मूवमेंट को मालूम करने के तीन मेथड हैं। एक है वेपर टेम्परेचर मेथड, एक है रिफ्रैक्टोमीटर मेथड, एक है डाइल्यूट सोल्यूशन मेथड। तो उसने कहा सिर्फ एक मेथड को डिस्क्राइब करो, तो हम सिर्फ एक ही मेथड को डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो कौन सा है, वेपर टेम्परेचर मेथड। हमारे पास दो किस्म के, मैंने आपको बताया था, हमारे पास दो किस्म के मॉलिक्यूल होते हैं। एक होता है नॉन पोलर, एक होता है पोलर। नॉन पोलर में चार्जेस के दरमियान फासला ज़ीरो होता है, और जो पोलर होते हैं उसमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क भी होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है बॉन्ड डिस्टेंस भी मौजूद होता है, मतलब दो एटमों के दरमियान, दो चार्जेस के दरमियान कोई ना कोई डिस्टेंस भी मौजूद होता है। तो कहता है कि जी हमने जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा उसमें सबसे पहले क्या चीज़ डेवलप होगी, उसमें सबसे पहले डेवलप होगी इंड्यूस पोलराइजेशन। ठीक है, सबसे पहले उसमें इंड्यूस पोलराइजेशन डेवलप होगी, फिर ओरिएंटेशन पोलराइजेशन डेवलप होगी। ये इंड्यूस और ओरिएंटेशन पोलराइजेशन क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिर जो हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल आता है वो कौन सा मॉलिक्यूल आता है, वो आता है हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल में सबसे पहले ओरिएंटेशन पोलराइजेशन डेवलप होती है, और उसके बाद जो है इंड्यूस पोलराइजेशन डेवलप होती है। ठीक है तो इसमें अब आपने ये देख लेना है कि देखिए इंड्यूस क्या होता है। जब भी कोई नया चार्ज इंट्रोड्यूस हो रहा हो किसी प्रोसेस में, किसी फील्ड में, ठीक है, तो उससे जो पोलैरिटी क्रिएट होगी उसे हम क्या कहेंगे, इंड्यूस पोलराइजेशन। और अगर वही चार्ज अपनी पोजीशन को अलाइन कर दे, अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर ले, ठीक है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहते हुए, उसे हम कहते हैं ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। ठीक है,
आपने ये समझना है कि जो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो सबसे पहले तो क्या काम करते हैं, वो न्यू चार्जेस को आने देते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको अलाइन करते हैं, उसके बाद उसको अलाइन करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल होते हैं सबसे पहले वो चार्जेस को अलाइन करते हैं, फिर वो जो है न्यू चार्जेस को आने देते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या होगा, दो किस्म के मॉलिक्यूल होंगे, एक हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, एक हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल होगा। दोनों को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है प्लेस कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। जो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा वो सबसे पहले क्या काम करेगा, इंड्यूस पोलराइजेशन को डेवलप करेगा, नए चार्जेस को आने देगा और फिर उनको क्या करेगा, अलाइन करेगा, फिर उनको जो है अलाइन करेगा, पहले न्यू चार्जेस को आने देगा फिर उनको अलाइन कर देगा, ठीक है, मतलब उनकी ओरिएंटेशन कर देगा, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन को डेवलप करेगा। फिर हमारे पास क्या आता है, पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सबसे पहले चार्जेस को अलाइन करते हैं, ठीक है, सबसे पहले चार्जेस को मतलब ओरिएंटेशन पोलराइजेशन को डेवलप करते हैं, फिर जो है ये न्यू चार्जेस को जो है आने देते हैं, मतलब इंड्यूस पोलराइजेशन को डेवलप करते हैं, मतलब प्रोसेस रिवर्स होता है। अगर आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो प्रोसेस ये होगा, ठीक है, पहले चार्ज आया फिर जो है ओरिएंटेशन हुई। और अगर हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है उसमें क्या होगा, पहले जो है ओरिएंटेशन होगी फिर क्या होगा, चार्जेस इंड्यूस होंगे। अब देखें हमारे पास जो है पोलर मोलर जो है पोलराइजेशन दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, एक है इंड्यूस पोलराइजेशन, एक है ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। इसमें जो पीएम है वो मोलर पोलराइजेशन को ज़ाहिर कर रहा है, इसमें जो पीआई है वो इंड्यूस पोलराइजेशन को ज़ाहिर कर रहा है, इसमें जो पी नॉट है वो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन को ज़ाहिर कर रहा है। पीआई का फार्मूला क्या है, 4/3 पाई एन ए अल्फ़ा, और पी नॉट का फार्मूला क्या है, 4/9 पाई एन ए म्यू स्क्वायर के टी, ठीक है। ये मैंने इंड्यूस पोलराइजेशन का फार्मूला लिख दिया और ओरिएंटेशन पोलराइजेशन का फार्मूला लिख दिया, ठीक है। इसमें जो एन ए है वो एवोगाड्रो नंबर को ज़ाहिर कर रहा है, इसमें जो अल्फ़ा है वो पोलराइजेबिलिटी को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। इसमें जो है म्यू डाइपोल मोमेंट को ज़ाहिर कर रहा है जो कि हम मालूम करना चाहते हैं, के इसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को ज़ाहिर कर रहा है, टी इसमें टेम्परेचर को ज़ाहिर कर रहा है। मैंने फार्मूले में पीआई की वैल्यू पुट कर दी और मैंने जो है फार्मूले में पी नॉट की वैल्यू पुट कर दी, इंड्यूस पोलराइजेशन की वैल्यू भी पुट कर दी, ठीक है, और ओरिएंटेशन पोलराइजेशन की वैल्यू भी पुट कर दी। मैंने कहा इंड्यूस पोलराइजेशन वो पोलैरिटी है जो कब डेवलप होती है, जब नया चार्जेस आते हैं, और ओरिएंटेशन पोलराइजेशन कौन सी पोलराइजेशन है, वो पोलैरिटी है जब वही जो चार्जेस होते हैं अपने आप को अलाइन कर देते हैं, ठीक है, अपने आप को एक तरतीब दे देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। तो दोनों का फार्मूला हमने इस फार्मूले में पुट कर दिया। ये हमारे पास देखें पी एम वैसे का वैसे, पी आई की वैल्यू, पी आई की इक्वेशन पुट कर दी और पी नॉट की इक्वेशन पुट कर दी। इस इक्वेशन का थोड़ा सा आप रीअरेंज कर देना। क्या करेंगे, 4/9 पाई एन ए म्यू स्क्वायर के को बाहर रख दिया और ये 1/t को अलग से एक ब्रैकेट में लिख दिया, और ये जो 4/3 है पाई एन ए अल्फ़ा इसको हमने साइड पे कर दिया, मतलब दूसरी साइड पे लिख दिया इसको। अब आपको यहाँ साफ नज़र आ रहा होगा, हमारे पास इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसमें पी एम क्या है, y है, m स्लोप को ज़ाहिर करता है, ठीक है, ये हमारे पास स्लोप है जो कि किसको ज़ाहिर कर रही है, टेंजेंट थीटा को ज़ाहिर कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है 4/n a म्यू स्क्वायर के, ठीक है ना, 4/9 मतलब 4/9 और पाई एन ए म्यू स्क्वायर बाई के, ये m को ज़ाहिर कर रहा है, स्लोप को ज़ाहिर कर रहा है, x ज़ाहिर कर रहा है 1/t को, और c ज़ाहिर कर रहा है 4/3 पाई एन ए अल्फ़ा को, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरह की हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है।
इसमें वाई पी एम है, एम मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ है, ठीक है, एम ये हिस्सा है, और एक्स 1/t है, और सी क्या है 4/3 पाई एन ए अल्फ़ा। तो हमें यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है एम ज़ाहिर कर रहा है स्लोप को। स्लोप होती है टेंजेंट थीटा, इस लाइन की स्लोप, ठीक है, जो किसको ज़ाहिर कर रही है, टेंजेंट थीटा को ज़ाहिर कर रही है। और स्लोप की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/9 पाई एन ए म्यू स्क्वायर बाय के। और ये जो सी है ये इंटरसेप्ट को ज़ाहिर कर रहा है। इंटरसेप्ट क्या चीज़ होती है, इंटरसेप्ट मतलब वो पॉइंट होता है जहाँ पर ये लाइन कट कर रही होती है। ये देखें ये वाली लाइन आ रही है, ये इस पॉइंट पर जाके कट कर रही है, ये क्या कहलाएगा, इंटरसेप्ट कहलाएगा, इंटरसेप्ट कहलाएगा, ठीक है। तो मेरे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास स्लोप की वैल्यू भी आ गई, तो मैंने सिर्फ स्लोप की वैल्यू उठानी है, ठीक है। और ये देख लें इसने ग्राफ ड्रा किया है किसके दरमियान, मोलर पोलराइजेशन के और टेम्परेचर के इन्वर्स के दरमियान से ग्राफ ड्रा किया हुआ है। हमारे पास इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी। हमने ये स्लोप वाली इक्वेशन उठा लेनी है। स्लोप हमारे पास निकली थी जो कि किसके बराबर थी, एम, ये वाला हिस्सा, ठीक है, वो किसके बराबर था 4πNA म्यू स्क्वायर एन के। आपने म्यू स्क्वायर को साइड पे ले जाना है और बाकी सारी वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। एन के स्लोप से मल्टीप्लाई खा जाएगा और 4πNA जो है डिवाइड हो जाएगा, 4πNA डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो मैंने जो है अंडर रूट ले लिया, ठीक है, 9k डिवाइडेड बाय 4πNA, इसका भी अंडर रूट ले लिया। मतलब मैंने यहाँ से अगर अंडर रूट ख़त्म किया तो मुझे वहाँ पूरी इक्वेशन पे अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो मैंने अंडर रूट ले लिया 4k बाय 9k बाय 4π इंटू NA, ठीक है। तो मैंने स्लोप का अंडर अलग से अंडर रूट ले लिया, इसका अलग से अंडर रूट ले लिया, चूँकि इसकी वजह क्या है, इसमें ज़्यादातर कॉन्स्टेंट्स हैं। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, पाई की भी एक वैल्यू होती है, एन एवोगाड्रो होता है, एवोगाड्रो नंबर है, इसकी भी एक वैल्यू होती है 6.02 10⁻23। इन सब वैल्यू को जब यहाँ पर पुट करेंगे हमारे पास जवाब आ जाएगा। के की वैल्यू होगी, पाई की वैल्यू होगी, एन की वैल्यू होगी, तीनों कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यू हमने पुट कर देनी है, उनका अंडर रूट ले लेना है, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.01228 इंटू 10⁻⁻18 ESU MC, और ये स्लोप का अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये डायपोल मूवमेंट निकालने का एक फार्मूला आ गया। अगर तो मुझे स्लोप पता हो तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, डायपोल मूवमेंट निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें उसने हमें बता दिया कि 10⁻⁻ जो है -18 ESU जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है, ESU MC इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, ये 1 dB के बराबर होता है, ठीक है। तो ये तो उसका यूनिट का मतलब डिस्कस कर रहा है। तो पता ये लगा कि अगर मुझे किसी बॉन्ड की स्लोप पता है, ठीक है, तो मैं उस मॉलिक्यूल की डायपोल मूवमेंट निकाल सकता हूँ। और डायपोल मूवमेंट से मुझे पोलैरिटी पता लगेगी कि वो मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है। अगर तो डायपोल मूवमेंट 0 आ जाती है इसका मतलब वो नॉन पोलर है, ठीक है। अगर तो जो डायपोल मूवमेंट कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है इसका मतलब वो मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है। तो मैंने ये पूरा प्रोसेस जो है वेपर टेम्परेचर मेथड वाला क्यों किया कि मैंने डायपोल मूवमेंट को मालूम करने का एक फार्मूला बनाना था, वो फार्मूला मैंने ये बना दिया है। इन सब की वैल्यूज़ को यहाँ पुट किया, मेरे पास उसका अंडर रूट लिया, मेरे पास ये जवाब आ जाएगा। के की एक वैल्यू होगी, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। इसके अलावा एन की वैल्यू होती है 6.02 10⁻23। इन सब वैल्यूज़ को यहाँ डाल के अंडर रूट ले लोगे, हमारे पास एक जवाब आएगा और फिर हमारे पास इन दी एंड ये फार्मूला आ जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू 0.0128, ठीक है। और ये हमारे पास 10⁻⁻18 को उसने डी लिख दिया है, ठीक है, डेबी लिख दिया इंटू स्लोप। तो मुझे अगर सिर्फ और सिर्फ उस बॉन्ड की स्लोप पता हो तो मैं डायपोल मूवमेंट निकाल सकता हूँ। और डायपोल मूवमेंट से हम मॉलिक्यूल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है।
तो आई थिंक आपको आज का टॉपिक समझ आ चुका होगा। सबसे पहले मैंने आपको डायपोल मोमेंट के बारे में बताया कि ये क्या होती है। दो चीज़ों का प्रोडक्ट होती है, ठीक है, चार्जेस की मैग्नीट्यूड और उनका दरमियानी फासला, ठीक है। फिर मैंने आपको इसका यूनिट बताया जो कि डेबी है, उसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ मैंने आपको बता दी। फिर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि भाई डायपोल मोमेंट को मालूम करने के 3 मेथड हैं, लेकिन हमने एक मेथड को डिस्कस किया, ठीक है। और ये इक्वेशन हमने डिराइव कर ली कि अगर हमें स्लोप पता हो तो हम मॉलिक्यूल्स की डायपोल मोमेंट मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।